आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं क्या, बैंकिंग सिस्टम। एक चीज़ हम आपको क्लैरिफाई कर देते हैं। बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्पेशली बिहार दरोगा पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं, बट हो सकता है इस बार कम आए, ठीक है। 64 पोस्ट जो अभी रिसेंटली है उसमें 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है। देखिए, इसका पढ़ने का तरीका ये है कि जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो आपका एक्साइज में हो चाहे दरोगा में, उसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, क्योंकि इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें समझना, ठीक है। क्योंकि आप अगर इसमें नहीं समझोगे, अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, ठीक है, अभी दरोगा का देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, प्री में। इन बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया था, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होता है। अब रिवर्स रेपो रेट दे सकता है आपको, कैश रिजर्व रेशियो दे सकता है आपको, ठीक है, बैंक रेट दे सकता है, रेपो रेट दे सकता है, बहुत सारी चीज़ें से क्वेश्चंस आपको फ्रेम किए जा सकते हैं। तो समझने पे आप फोकस रखिएगा, ठीक है। और मैं एकदम बच्चों की तरह मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला जो हम लोग इकोनॉमिक्स में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो है आपका बैंकिंग, ठीक है। और बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह हमारा जो कह सकते हो जो मार्केट है, ठीक है, उसको किस तरीके से जो आरबीआई है वो कंट्रोल करता है, वो हम आज आप देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, बैंकिंग सिस्टम पढ़ने से पहले आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझना है मुद्रास्फीति, ठीक है, इन्फ्लेशन। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ, तो ये है आपका महंगाई, ठीक है। महंगाई, महंगाई को आप इन्फ्लेशन बोल लो और महंगाई को आप मुद्रास्फीति बोल लो। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि महंगाई क्या है, या इन्फ्लेशन क्या है, या मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है। देखिए, जब भी, ठीक है, आप सिंपल से दिमाग लगना, महंगाई मतलब क्या होता है, किसी चीज का दाम बढ़ जाना। किसी चीज का दाम कब बढ़ेगा, जब उसको खरीदने वाले बहुत लोग रहेंगे। डेट मीन्स डिमांड तो वही है, ठीक है, मतलब जो चीज आपको खरीदना है वो जैसे पहले था वो अभी भी है, ठीक है। बट जो आपका इसका डिमांड है वो बढ़ गया है मार्केट में। इसका मतलब क्या हुआ, सबके पास पैसा आ गया। मान लो जी कोई एक कार है, ठीक है, इसका कुछ भी प्राइस एक्स है, ठीक है। अब कंपनी ने मान लो इसका 2 यूनिट बनाया है, ठीक है, 2 यूनिट बनाए। अब इसको खरीदने वाले क्या है, आपके 1000 लोग हो गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबके पास पैसा है, सबके पास पैसा है। तो सिंपल है, कंपनी जो ये 2 यूनिट है ये ज़्यादा दाम में बेचेगी, ठीक है। समझ में आया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन। मतलब क्या होता है, उसमें आपका जो परचेजिंग पावर होता है वो आपका घट जाता है। डेट मीन्स आपका पैसे का जो वैल्यू है वो आपका घट जाता है। सिंपल एक वर्ड में बोलोगे अगर आप लोग, तो आपका जो पैसे का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है, डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि सबके पास क्या है, आपको पैसा आ जाता है। तो वही लिखा हुआ है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एंड डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। डेट मीन्स प्राइस का मतलब वस्तु की कीमत में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, मुद्रा की क्रय शक्ति जो है वो कम हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है। जैसे कि देखो ना, सिंपल सी, आज कोई एक चीज 10 रुपए की है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगले साल वो चीज 10 रुपए की हो। ये क्या है, ये है आपका महंगाई दर। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्योंकि आज तो उस चीज को आप 10 रुपया में खरीद पा रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक साल के बाद उसको आप 10 रुपया में खरीद पाओगे। सिंपल, ठीक है। तो इसको भी आप इन्फ्लेशन के तौर पे ले सकते हो। अब अगर आप इन्फ्लेशन समझ गए, इन्फ्लेशन समझ गए मतलब क्या हो जाएगा, आपका परचेजिंग पावर आपका घट जाएगा, ठीक है। जो खरीदने की आपकी क्षमता है और जो आपका पैसे का जो वैल्यू है वो आपका कम जाता है, ठीक है। आप लोग गांव में भी सुनते होंगे कि पहले तो 10 कट्टा खेत हम 50,000 में ले लिए, और अभी 10 कट्टा खेत लेने के लिए सोचना पड़ेगा। तो वो भी क्या है, वो भी एक इन्फ्लेशन का कंसेप्ट है। और नॉर्मल लैंग्वेज में अगर इन्फ्लेशन में एक वर्ड में अगर बोलोगे तो क्या है, ये है आपका महंगाई दर। और महंगाई दर कब आएगा, जब बहुत लोगों के पास पैसा हो जाएगा, बट जो चीज है वो तो वही है। तो डेट मीन्स डिमांड आपका बढ़ गया, ठीक है, और सबके पास पैसा आ गया, सब लोग फिर खरीदने जाएंगे, तो जो बेचने वाला है सिंपल है उसका क्या कर देगा, रेट हाई कर देगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं महंगाई दर। तो अब आपको ये समझना जरूरी है कि सर जो ये पैसा है जो लोगों के पास आ रहा है, ठीक है, लोगों के पास आ रहा है, ठीक है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मान लो
कि क्या है, सब लोग ने लोन उठा लिया तो सबके पास पैसा आ जाएगा, सब लोग कार खरीदने लगेंगे तो कार का दाम और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो लोगों के पास जो पैसा आ रहा है इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लोगों के पास जो पैसा आ रहा है, जो मार्केट में पैसा है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, उसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा और जो आपका जो इकोनॉमिक, ठीक है, स्टेबिलिटी है, मतलब भारत का जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी हो जाएगा। अब ये जो कंसेप्ट आता है कि सर आखिर ये जो मनी सप्लाई है मार्केट में ये कंट्रोल कैसे आएगा, तो उसके लिए आता है आपका रोल किसका, वो आता है आपका आरबीआई का। आरबीआई, पहला क्वेश्चन याद रखोगे, आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। ठीक है, कौन से एक्ट के द्वारा हुआ था, तो एक्ट कौन सा था, आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा आरबीआई फॉर्म हुआ कब, 1 अप्रैल 1935 को। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बैंकर ऑफ बैंक, मतलब बैंकों का बैंक किसको बोला जाता है, तो आरबीआई को ही बैंकों का बैंक बोला जाता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी लागू, जैसे मैंने बोला ना कि मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया, मतलब मार्केट में पैसा का सप्लाई हो गया। ठीक है, अगर पैसा का सप्लाई अगर नहीं रोका गया तो क्या हो जाएगा, महंगाई दर बढ़ जाएगा, क्योंकि सब लोग खरीदने चले जाएंगे और पैसा का वैल्यू डाउन हो जाएगा, सिंपल। तो उसके लिए क्या करता है, जो आपको पहला पॉइंट याद रखना है, जो आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी लाता है। अब ध्यान रखना है, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, दैट मीन्स मौद्रिक नीति, जो आरबीआई के द्वारा लागू किया जाता है, और एक होता है आपका फिजिकल पॉलिसी, जिसको हम लोग बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ये ये किसके द्वारा लाया जाता है, तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, अब देखो सिंपल वर्ड में अगर मॉनेटरी पॉलिसी में बोलूं तो आरबीआई क्या करता है, कुछ ऐसे रेट्स लाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो मनी का जो सप्लाई है मार्केट में, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, लेवल में लाया जाता है। इस लेवल में लाया जाता है ताकि क्या हो, आपका इन्फ्लेशन भी ना हो, मतलब आपका महंगाई दर भी ना बढ़े, और एकदम मनी सप्लाई कम भी नहीं करना है। अगर मनी सप्लाई बहुत कम हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, तब तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा, डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। अगर पैसा ही नहीं है मार्केट में तो पूरी तरीके से डेवलपमेंट रुक जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सबसे पहला पॉइंट याद रखोगे, जो मौद्रिक नीति जो होता है, मौद्रिक दैट मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है, ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो आपको याद रखना है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मेन एम क्या होता है, तो जो मनी का जो सप्लाई है, ठीक है, मनी का जो सप्लाई है उसको क्या रखे, नॉर्मल में रखे। ठीक है, और क्या करें, इकोनॉमिक ग्रोथ भी, इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, घबराइए मत, अभी बस फोकस करना क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मौद्रिक नीति से सबसे पहले क्या है, मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करना है, स्टेबल रखना है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये करना है। कैसे करेगा ये, सिंपल, इंटरेस्ट रेट लाएगा। ठीक है, अब वही इंटरेस्ट रेट है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि मार्केट में, ठीक है, मनी का जो कंट्रोल होता है वो आरबीआई कैसे करता है, वो हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है, मेन इसका क्या होता है, तो प्राइस स्टेबिलिटी हो, प्राइस मतलब समझ गए हो, और क्या हो, आपका महंगाई दर जो है, इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति जो है, उसको कंट्रोल किया जाए, और ऑल्सो क्या करेगा, हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हेल्प करेगा। यही चीज़ आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, बात बराबर है। ठीक है, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्या होता है आपका, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब याद रखना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है, मेनली आपका 2 से 6% के बीच में रहना इंपॉर्टेंट है। देन इट विल सेट इन्फ्ले, अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगर 2 से 6% के बीच में है तो माना जाता है कि जो आपका महंगाई दर है वो कंट्रोल में। मैं अभी समझाता हूँ। ठीक है, अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, तो सिंपल आपका परचेजिंग पावर, आपका परचेजिंग पावर कितना है ये इसको डिनोट करता है। मान लीजिए आज आप कोई सामान खरीद पा रहे हो, ठीक है, और हो सकता है कि 1 महीना के बाद इन्फ्लेशन इतना हो गया, महंगाई इतना ज़्यादा हो गया कि टमाटर आज तो खरीद पा रहे हो पर कल या 1 महीना के बाद आप नहीं खरीद पा रहे हो। इसी को बोला जाता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कंज्यूमर का, ठीक है, खरीदने की क्षमता को दिखाती है, और इसको हमेशा 2 से 6% के बीच में रहना है, तब माना जाता है कि ये अभी हमारे देश में कोई भी मुद्रास्फीति नहीं है, कोई भी हमारा इन्फ्लेशन नहीं है। अगेन फिर से वही वाला पॉइंट, जो आपका मुद्रास्फीति जो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है भारत में किसके अंडर में होता है, तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर होता है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, आप ध्यान से समझना। ठीक है, अगर आज समझ गए तो आप पूरा का पूरा किसी को भी समझा दोगे। देखिए ये है आपका आरबीआई। आरबीआई क्या करती है, आप 2-3 चीज आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले आपने नाम सुना होगा बैंक रेट। अब हम ये देखेंगे
कि आखिर ये मनी कंट्रोल कैसे करता है। ठीक है, देखिए पहला आपने सुना होगा बैंक रेट, दूसरा आपने सुना होगा रेपो रेट, तीसरा आपने सुना होगा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा CRR। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा SLR। ठीक है, तो ये सबको और MSF भी सुना होगा। तो सबसे पहले हम लोग डील करते हैं। ठीक है, देखिए बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है हम लोग सबसे यही करते हैं। देखिए तो बैंक रेट मतलब RBI जब कोई भी कॉमर्शियल बैंक हो, याद रखना ये BPSC का भी क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन है, SBI है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, चाहे SBI हो, चाहे आपका HDFC हो, चाहे आपका ICICI हो। ठीक है, कोई भी बैंक है, अगर वो किससे लोन लेती है, मतलब किससे वो पैसा लेती है, तो आपका RBI से पैसा लेती है। तो RBI जब किसी को भी लोन देगी, ठीक है, सिंपल बोलो कि क्या देगी, पैसा देगी किसी भी कॉमर्शियल बैंक को, तो किस रेट पे देगी, तो उसका बोला जाता है बैंक रेट। तो ये बैंक रेट मतलब क्या होगा, इस रेट में क्या होता है आपका RBI जो है आपका, ये कितना भी हो सकता है, आप अभी करेंट का कुछ और होगा, हमेशा ये चेंज होते रहता है 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से। तो बैंक मतलब ये परसेंटेज में होता है कि 5%, मान लो कि बैंक रेट 5%, एग्जाम्पल में मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी पैसा देगी, ठीक है, RBI किसको, HDFC को, चाहे SBI को, या कोई भी कॉमर्शियल बैंक को, उस पर वो 5% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। तो इसको बोला जाता है बैंक रेट। ये तो पहला पॉइंट। अब ये समझना जरूरी है कि अगर बैंक रेट क्या हो जाता है, अगर आपका इंक्रीज हो जाता है, मान लीजिए कि मार्केट में क्या हो गया, आपका बहुत पैसा हो गया। ठीक है, बहुत पैसा हो गया, तो सबसे पहले क्या करेगी RBI, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगी। अब बोलोगे सर बैंक रेट को इंक्रीज क्यों कर देगी, क्योंकि RBI से बैंक क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक पैसा लेता है, और इसी पैसा को अगर RBI 5% इससे ले रहा है, तो इसी को 7.5% में क्या कर देता है, ये नीचे लेवल पे नॉर्मल पर्सन को दे देता है। मान लीजिए आपको लोन चाहिए, बैंक आपको कार लोन चाहिए, चाहे होम लोन चाहिए, तो क्या करेगा, RBI से उठाया कितना पे, 5% पे, और आपको कितना पे दे दिया, आपको 7.5% पे। तो मनी यहाँ आ गया। अब सब लोग को RBI से ये उठा रहा है और सब लोग को ये पैसा दे रहा है, चाहे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहा है, चाहे नॉर्मल पर्सन को दे रहा है, तो मार्केट में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर बैंक रेट इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो मार्केट में क्या हो जाएगा, बहुत सारे पैसा आ जाएंगे मार्केट में, मनी जो सप्लाई होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि RBI से इन लोग लेंगे और RBI ये जो कॉमर्शियल बैंक है ये मार्केट में इसको देते हुए जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो जब भी बैंक रेट अगर आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है, बैंक रेट डिक्रीज हो गया, तो इन लोग और पैसा लेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कम लग रहा है। तो जब भी बैंक रेट डिक्रीज होगा, तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, मतलब सप्लाई ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट केस क्या होगा, मान लीजिए कि RBI को पता चला कि मार्केट में बहुत सारा, ठीक है, पैसा ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अब क्या करेगा, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। तो बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा, तो इन लोग जो है, ठीक है, इन लोग जो है पैसा नहीं लेंगे, ठीक है, ज़्यादा, और मार्केट में भी ज़्यादा वो पैसा नहीं उसको डाला जाएगा। नॉर्मल टाइम में मैं एकदम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं डालेगा, तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा क्या होगा, नहीं जाएगा। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। ठीक है, समझ में आया, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका रेपो रेट। अब याद रखना, जो बैंक रेट होता है, जैसे कि आप कोई सही किसी से पैसा लेने जाते हो, तो आपको वो कुछ गिरवी बोलता है कि पहले गिरवी रखो तब मैं पैसा दूंगा, जैसे सुनार उनार के पास जाते हो। तो बैंक रेट के थ्रू जब भी, ठीक है, RBI से अगर कोई पैसा लेने जाएगा, तो उसमें उसको कोई गिरवी नहीं रखना पड़ता। अब ऐसा नहीं कि बैंक अपना घर गिरवी रखता है, यहाँ गिरवी रखने का मतलब है कि कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखेगा, चाहे ये बैंक जो है, ठीक है, मान लो SBI, HDFC, मान लो ये अपना शेयर जो है, ठीक है, इसका जो सिक्योरिटीज क्या हो सकता है, इसका शेयर हो सकता है कंपनी का, वो RBI के पास गिरवी रख दिया। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी गिरवी नहीं रखा। तो याद रखना, बैंक रेट में कोई भी सिक्योरिटीज गिरवी नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट होता है आपका रेपो रेट। ठीक है, अब रेपो रेट क्या है, तो याद रखिएगा, रेपो रेट में पहला पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ सिक्योरिटी लगता है, मतलब बैंक रेट में भी RBI क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है। रेपो रेट में भी क्या है, आपका कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, आपको कॉमर्शियल बैंक को RBI पैसा देता है, पर यहाँ कोई सिक्योरिटीज जमा नहीं करना पड़ता है। पर रेपो रेट में क्या होता है, यहाँ सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो रेपो रेट भी क्या है, तो रेपो रेट भी याद रखिएगा, जो रेपो रेट है ये भी क्या है, ये भी एक रेट है। ठीक है, कुछ भी रेट ऑफ परसेंट हो सकता है, जिसपे RBI क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक को क्या करती है, आपका सिंपल क्या करती है, पैसा लेंड करती है, पैसा देती है।
ठीक है। तो ये हो गया बैंक रेट, ये हो गया आपका रेपो रेट। अब एक आता है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ जिसको बोलते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसका फुल फॉर्म। तो एमएसएफ क्या है फिर देखिए, तो एमएसएफ भी क्या होता है, ये तीनों में की तीनों ही ऐसे रेट से कुछ रेट ऑफ परसेंट है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, पैसा देता है। तो याद रखिएगा जो एमएसएफ होता है, ठीक है, ये इसमें क्या होता है, रेट ऑफ परसेंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, पहला पॉइंट याद रखिएगा। और ये जो दिया जाता है, याद रखिएगा, एक दिन के लिए या एक रात के लिए सिर्फ दिया जाता है, ये विद इन 1 नाइट के लिए, मतलब सडनली, मतलब किसी बैंक को कुछ इंपॉर्टेंट एकदम जरूरत पड़ गया, तभी वो एमएसएफ के थ्रू क्या करता है, आपका क्या करता है, आरबीआई से वो लोन लेता है। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है सबसे हाई होता है, और ये सबसे छोटे समय के लिए दिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दिया जाता है रेपो रेट, ठीक है, और सबसे ज़्यादा समय के लिए जो दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका बैंक रेट, ठीक है। अब एक चीज यहाँ एमएसएफ में आपको समझना है, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है एसएलआर। एसएलआर क्या है देखिए, तो एक होता है एसएलआर और एक होता है आपका सीआरआर। इसका फुल फॉर्म मैं बताऊंगा आगे, अभी बस आप समझाने पे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखो। एक होता है आपका एसएलआर और एक होता है आपका सीआरआर। देखिए, कोई भी एक बैंक है, ठीक है, कोई भी एक कॉमर्शियल बैंक है, कोई भी एक प्राइवेट बैंक, ठीक है, ये जितने भी बैंक हैं इसके रेगुलेट, इसको मतलब देखने का काम कौन करता है, बोलते हैं कोई एक सिक्योरिटी की तरफ देखना चाहिए ना, नहीं तो हो सकता है कोई बैंक हो आपका पैसा ले ले और उसका मिसयूज करे, इस तरीके से हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कॉमर्शियल बैंक, जैसे मैंने यहाँ एचडीएफसी लिया था, एसबीआई लिया था, ठीक है, ऊपर कौन बैठा हुआ है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, दो वर्ड आपने सुना होगा, एक है सीआरआर जिसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो, और एक है आपका एसएलआर। मानिए आपको एक मैं आपको ये देता हूँ, चलिए एक चीज़ मैं यहाँ आपको और क्लियर कर देता हूँ, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। देखो क्योंकि क्वेश्चन उस पर आया था, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ऐसे सब चीज़ आगे लिखा हुआ है, बट एक बार मैं यहाँ समझा दूंगा ना तो फिर आगे बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, तो एक तो होता है रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट मतलब क्या होगा, जिस रेट पे आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को पैसा देगा, ठीक है। एक होता है आपका रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स मतलब उल्टा होता है, तो रिवर्स रेपो रेट मतलब होता है जब आरबीआई, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेगा उस जिस रेट पे, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब सर ऐसा क्यों होगा, मान लीजिए, ठीक है, मार्केट में क्या हो गया, पैसा तो है ही, ठीक है, प्लस आरबीआई को ये पता चला कि बैंकों के पास बहुत सारा पैसा आ गया है। अब ये बैंक ऐसा तो है नहीं कि वो अपने पास रखेंगे, बैंक का तो काम ही है दूसरों को देना, उससे इंटरेस्ट कमाना। तो इस केस में आरबीआई ने क्या सोचा कि अरे बैंकों के पास तो बहुत पैसा आ गया, अब ये क्या करेंगे, अब तो ये मार्केट में डाल देंगे सब पैसा को, क्योंकि इनको तो इंटरेस्ट कमाना है। तो इस केस में क्या करता है आरबीआई, आरबीआई बैंक को बोलता है कि तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मुझे दे दो, किस रेट पे, रिवर्स रेपो रेट पे। क्या, किस रेट पे, रिवर्स रेपो रेट पे। तो अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो गया, मान लो आरबीआई ने क्या किया, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दिया, पहले कुछ भी था, मान लो पहले 3% था, इसको 4% कर दिया। अब सिंपल है, जितने भी आपके कॉमर्शियल बैंक है बोलेंगे अरे 4% हो गया, जल्दी जल्दी जितना भी पैसा है जल्दी जल्दी कलेक्ट करो, जितना जल्दी हो सके मार्केट से भी, और हमारे पास जो पैसा है हम लोग क्या कर देते हैं, आरबीआई को दे सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, आरबीआई के पास क्या होगा, जो बैंकों के पास पैसा है वो भी क्या हो जाएगा, आरबीआई के पास जमा हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा पैसा किसके पास जा सकता था, आपका मार्केट में जा सकता था, ठीक है, और जो आपका एक्स्ट्रा कैश या मनी सप्लाई जो ज़्यादा हो सकता था, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लिक्विडिटी, जो ज़्यादा हो सकता था मार्केट में, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तरलता जो है आपका कम हो जाएगा, तरलता, लिक्विडिटी बोला, तरलता कम हो जाएगी, क्योंकि सब पैसा तो आरबीआई ने अपने पास मंगा लिया, ठीक है। अब यहाँ मैं बात कर रहा था एसएलआर और सीआरआर। देखिए कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, आप ध्यान से समझना। अब यहाँ समझिए कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा आता कहाँ से, सिंपल है, हम लोग जो जमा करते हैं वही पैसा आता है इन लोग के पास, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि इसको कोई अलग से पैसा देता है। तो जो भी इन लोग के पास पैसा रहता है, ठीक है, उसका कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इनको अपने पास एज ए सिक्योरिटी रखना पड़ता है, ठीक है। मतलब अगर इसके पास कितना भी पैसा है, अगर मान लीजिए कि अभी सीआरआर, ठीक है, 5% है, तो जितना भी कॉमर्शियल बैंक के पैसा है, मान लीजिए कोई भी एक कॉमर्शियल बैंक है, उसका 5%, ठीक है,
ध्यान से समझना जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आपका कोई ये एक बैंक है, ठीक है। यहाँ मैं दो कंसेप्ट आपको ये करने जा रहा हूँ, एक है आपका CRR कैश रिजर्व रेशियो और एक है आपका SLR। ये दोनों चीज़ों का जो काम है वो एक ही है। अगर बैंक के पास मान लीजिए 10,000 रुपया है, ठीक है, और मान लीजिए कि SLR, ठीक है, SLR जो है आपका कुछ भी X% है, ठीक है, और CRR जो है आपका Y% है, तो ये 10,000 रुपया अगर ये RBI के पास जमा करता है, किस केस में जमा करेगा RBI के पास? जब क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो गया, ये जल्दी जल्दी किया, चलो अरे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, और इसने जमा कर दिया। तो अगर इसके पास 10,000 है और ये 10,000 जमा करता है, ठीक है, तो CRR कैश रिजर्व रेशियो 10,000 का, अगर मान लो CRR कितना है, Y% है CRR, अगर Y% है CRR, ठीक है, तो जो इसका 10% है उसका Y% रिजर्व बैंक के पास जमा हो जाएगा, एज ए सिक्योरिटी जमा हो जाएगा वहाँ, ठीक है। और वो क्यों जमा करेगा? मान 10% का Y% जमा हो गया आपको RBI के पास, कैसे? कैश रिजर्व रेशियो। उसने क्यों जमा कर लिया? क्योंकि जो भी RBI के पास पैसा आया है वो है तो किसका है, वो कस्टमर लोग का। तो इसीलिए ये जमा कर लेता है कि बैंक कोई ऐसा, क्योंकि बैंक का काम क्या है, यहाँ का पैसा वहाँ देना। बैंक बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है कि बैंक के पास उसके कस्टमर को देने के लिए पैसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार वो पैसा ऐसी जगह लगा देता है जहाँ से पैसा वापस नहीं आ पाता। आपने बहुत न्यूज़ भी सुना होगा। तो इसीलिए CRR का कंसेप्ट लाया गया है, CRR का कंसेप्ट लाया कैश रिजर्व रेशियो का, कि जो भी आपका कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा है, जब वो पैसा RBI के पास जमा होगा तो उसका कुछ रेट ऑफ परसेंट जो होगा एज ए सिक्योरिटी जमा हो जाएगा RBI के पास, और उसको जो आपका कॉमर्शियल बैंक है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएगा। वो क्यों जमा कर लेगा? ताकि जो भी कस्टमर है, ठीक है, या जो वो बैंक है, कभी भी कैश रन आउट ऑफ कैश ना हो, मतलब उसका पूरा कभी कैश खत्म ना हो, जिससे जो आपका कस्टमर है वो बचा रहे, ठीक है। और सेम चीज SLR होता है। ऐसा देखो, CR क्या होता है? ऐसा पैसा जो कस्टमर, ठीक है, कस्टमर का पैसा बचा रहे, इसलिए कुछ अमाउंट ऑफ पैसा क्या करता है, जो RBI जमा कर लेता है, ठीक है, तो वो होता है आपका CRR। और कुछ अमाउंट, ठीक है, ये भी RBI का, सब ये मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, ये RBI ने फिक्स कर दिया, ऐसा करना ही पड़ेगा। मान लीजिए बैंक के पास, ठीक है, 10,000 रुपया है, ठीक है, और ऐसा जो SLR फिक्स कर दिया X%, तो 10,000 का X% क्या होगा, आपको कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना ही होगा। उसको छोड़ के, ठीक है, जो भी बचता है उसको वो यूज कर सकता है। अब ये क्यों किया गया? सेम चीज, ठीक है, सेम चीज के लिए किया गया ताकि वो अपना पूरा पैसा को क्या कर दे, मार्केट में लगा ना दे। तो CRR जब वो RBI के पास जमा होगा, SLR जब वो बैंक खुद अपने पास जमा रखेगा एज ए सिक्योरिटी, ठीक है। तो आपने CR समझा, रिवर्स रेपो रेट समझा, बैंक रेट समझा, और आपने रेपो रेट समझा। और MSF क्या मैंने बोला था, MSF जो होता है शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा MSF एक ऐसा कंडीशन होता है, ठीक है, जब जो कोई भी कॉमर्शियल बैंक जो होगा वो अपना SLR, जो मैंने क्या बोला था, जो कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपने पास कुछ अमाउंट क्या करता है, जमा करके रखता है, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पे। तो जो MSF जब आप लोगे, जब MSF पे आप अगर कोई भी पैसा लोन लेते हो RBI से, तो आप SLR के ऊपर ले सकते हो। बट ये दो ऊपर जो होता है, इसमें कोई SLR के ऊपर आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि SLR जो होता है ये वो पैसा होता है जो आपका कस्टमर के लिए सेफ रखा गया है, कि पूरा पैसा मार्केट में ये बैंक ना लगा दे। बट जब MSF का कंसेप्ट आता है, क्यों? क्योंकि MSF ये बैंक वाले तभी लेते हैं जब बहुत कोई इमरजेंसी आ जाता है, तब MSF का जब कंसेप्ट आता है, तब क्या होता है कि RBI के पास क्या कर सकता है, ये SLR एज ए सिक्योरिटी रखा जा सकता है और RBI से पैसा लिया जा सकता है। तो SLR का यूज सिर्फ MSF में होगा, बाकी इन दोनों में नहीं होगा। यही पूरा कहानी था आपका मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च कौन रेगुलेट करता है? तो RBI करता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक में मैंने आपको समझाया है। देखिए, तो इसका जो क्वेश्चन का अगर मैं आंसर पे जाऊं, ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर में जाऊँ, देखिए अब देखिए ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, आपको समझना है। देखिए रिवर्स रेपो रेट, मैंने क्या बोला, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या था? यहाँ RBI था, ठीक है, RBI था, और यहाँ क्या था आपका
कॉमर्शियल बैंक था। तो जब कॉमर्शियल बैंक से पैसा आरबीआई लेता था, ठीक है, ले लेता था, ठीक है, एज ए लोन, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, रिवर्स रेपो रेट। तो क्या बोला है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि हो गया। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि हो गया मतलब ये कॉमर्शियल बैंक आप क्या करेंगे, अपना पैसा जल्दी जल्दी आरबीआई को देंगे क्योंकि उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब यहाँ पैसा जमा हो गया तो नीचे मार्केट में जाएगा, नहीं जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, तरलता घट जाएगा, मतलब रिड्यूस लिक्विडिटी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सब आया हुआ है। ठीक है, बैंकिंग आपने इन्फ्लेशन समझा, मॉनेटरी पॉलिसी समझा, ठीक है, मॉनेटरी ये हमने लिख दिया है। अब देखो एक होता है आपका फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। ठीक है, देखो बैंकिंग पे ना जितना वन लाइनर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है मैं वो आपको पीडीएफ दूंगा, घबराइएगा मत। अब एक होता है राजकोषीय घाटा। देखिए एक तो होता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको मैंने अभी आपको समझाया था, ये देखिए मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है, तो एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम लोग बोलते हैं मौद्रिक नीति। तो ये कौन इसको किसके अंदर किसके अथॉरिटी में ये होता है, तो आरबीआई के अथॉरिटी में होता है। और एक होता है आपका फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी किसके अथॉरिटी के अंदर होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बोलेगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। याद रखना ये सब, फिजिकल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री, मॉनेटरी पॉलिसी आपका आरबीआई। ठीक है, अब यहाँ ये समझना है कि फिजिकल पॉलिसी जो है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी से अलग कैसे। तो सिंपल पहला पॉइंट तो आपने ये समझा कि फिजिकल पॉलिसी जो लाया जाता है वो किसके द्वारा लाया जाता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया जाता है। दूसरा बात आपने क्या समझा कि जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, अब याद रखना एक वर्ड में अगर मैं फिजिकल पॉलिसी का अगर मैं बात करूं तो सिंपल याद रखना कि गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहां से, ठीक है, और पैसा जाएगा कहां, इसी चीज को मैनेज करने के लिए फिजिकल पॉलिसी लाया जाता है। क्योंकि आपको सिंपल बात है कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे अगर नहीं देखेगा कि उसके पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा कहाँ इसको लगाना है, अगर इस चीज़ को बैलेंस नहीं करके रखेगा तो हमारा जो इकोनॉमी है, ठीक है, हमारा जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज़ को स्टेबल बनाने के लिए क्या होता है, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी लाया। और इन सब का बस अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ इसका मतलब होता है बजट। बजट आपने पढ़ा होगा कि कितना पैसा आएगा और कितना पैसा कहाँ लगाना है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि राजकोषीय नीति को मौद्रिक नीति से अलग किया जा सकता है, जिसमें राजकोषीय नीति, ठीक है, कराधान और सरकारी खर्च से संबंधित है। देखो फिजिकल पॉलिसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूट मॉनेटरी की एक्चुअली इकोनॉमिक्स ना इंग्लिश में ही पढ़ा करो, ज़्यादा इजी रहता है। फिजिकल पॉलिसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी क्या करता है, सिंपल बात है, फिजिकल पॉलिसी मैंने बोला था गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स से आएगा। ठीक है, और उसी टैक्स को फिर से वो क्या करती है, यूज़ करती है। तो कितना पैसा कहाँ से आएगा और उस पैसा को कैसे यूज़ किया जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो उसी चीज़ को होता है हम लोग बजट बोलते हैं। वही मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो सिंपल है, जो मनी सप्लाई है उस मनी सप्लाई और इंटरेस्ट को दोनों को मिला के सब चीज़ को कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, दोनों का जो मेन काम है यहाँ ये चीज़ है कि हमारा इकोनॉमी जो है सही से डेवलप हो पाए, ये मेन चीज़ रहता है दोनों का। ठीक है, तो यही लिखा है द एक्शन आर प्राइमरी इंटेंट टू, इकोनॉमी को हमारा स्टेबलाइज करने के लिए होता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए सब चीज़ जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ आपका लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे कि बैंक रेट क्या है, तो बैंक रेट, बैंक दर क्या है, तो बैंक दर वह दर है जिसपे रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक मतलब वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, जब बैंक दर कम की जाती है, बैंक दर मतलब कम हो गया, बैंक दर कम हो गया, बैंक रेट कम हो गया, मतलब क्या होगा, आप सब बैंक लोग क्या होगा, मनी लेगा। तो जब बैंक दर कम की जाती है तो देश में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जब इसे बढ़ाया जाता है तो मुद्रा आपूर्ति घट जाएगा, सिंपल है। जब ये बढ़ जाएगा, बैंक रेट अगर बढ़ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका मनी सप्लाई कम जाएगा। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि बैंक कोई लेने ही नहीं आएगा उससे लोन। और अगर बैंक रेट अगर घट जाता है, ठीक है, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। वही लिखा हुआ है द मनी सप्लाई इन द कंट्री इंक्रीज, ठीक है, व्हेन इट डिक्रीज। ठीक है, द मनी सप्लाई डिक्रीज। ठीक है, मतलब वही लिखा हुआ है कि बैंक रेट इज द रेट विच रिजर्व बैंक लैंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक को जो पैसा देती है उसको हम लोग बैंक रेट बोलते हैं। व्हेन द बैंक रेट रिड्यूस, अगर बैंक रेट अगर घट जाता है तो मनी सप्लाई क्या हो, मनी क्या हो जाएगा हमारे देश में या हमारे मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा। और अगर बैंक रेट इंक्रीज हो गया तो मनी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बस जो मैंने समझाया वही है। कैश रिजर्व रेशियो मैंने आपको क्या समझाया था, अगर कोई भी एक मान लीजिए बैंक है, अगर वो आरबीआई को पैसा देता है, ठीक है, या आरबीआई में कुछ जमा करता है कुछ पैसा 10,000, तो क्या हो जाएगा,
कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है, नगद आरक्षित अनुपात। इसमें मान लीजिए कि अगर कैश रिजर्व रेशियो 3% है तो इसका 3% क्या होगा, जमा रखना पड़ेगा उसको आरबीआई में। क्यों जमा रखेंगे, ताकि कभी भी ऐसा कंडीशन ना आए कि बैंक के पास उसके कस्टमर को देने के लिए पैसा ना हो। तो ये वो रेट ऑफ परसेंट है, ठीक है, जिस रेट ऑफ परसेंट से पैसा जो होता है आपका आरबीआई के पास रिजर्व हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी आप जमा करने आए, कोई एक बैंक को 10,000 रुपया जमा करने आए, उसका 3% अगर सीआरआर है, अभी गवर्नमेंट ने अगर फिक्स किया, मतलब आरबीआई ने फिक्स किया, तो इसका 3,000 क्या हो जाएगा आपका आरबीआई के पास जमा हो जाएगा। सब चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो ये सब वही चीज़ है। रेपो रेट मैंने बता दिया, रेपो रेट क्या होता है, ये भी क्या होता है, बैंक जो आरबीआई जो होता है कॉमर्शियल बैंक को देता है पैसा, बट यहाँ क्या होता है, यहाँ आपको कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, यहाँ कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई जो है यहाँ पैसा लेता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, इसका मतलब है ये रिवर्स रेपो रेट का कंडीशन मैंने क्या बताया था, जब कॉमर्शियल बैंक के पास, वाणिज्यिक बैंक के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, तभी आरबीआई से लोन लेता है। ठीक है, तभी आरबीआई बैंक से लोन लेता है, वही चीज़ लिखा हुआ है। एमएसएफ में मैंने आपको बताया था, ये शॉर्ट पीरियड के लिए आ जाता है और इसका रेट ऑफ परसेंट सबसे ज़्यादा होता है, रेपो रेट से भी ज़्यादा होता है, और इसमें एसएलआर को, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, एसएलआर का मैंने बताया था, ये क्या होता है, एसएलआर इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन। कम से कम इतना तो मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा आपको बैंक में, इतना तो पैसा आपको रखना ही पड़ेगा आपको बैंक में। वो हो सकता है आपको कैश के फॉर्म में हो, गोल्ड के फॉर्म में है, या किसी और सिक्योरिटीज के फॉर्म में हो। ठीक है, एसएलआर के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि इंडिया का जो पहला बैंक बना था वो बना था कोलकाता में 1770 में। ठीक है, बट ये फेल हो गया था, इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो पहला बैंक जो बना था वो 1770 में बना था और वो क्या हो गया था, आपका फेल हो गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, बट आगे चल के क्या होता है, 3 बैंक स्टेबलाइज किया जाता है, जिसका नाम होता है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको याद आ जाएगा कि हिस्ट्री में हमने 3 प्रेसिडेंसी पढ़ा था, वही है। और इन तीनों को मिला के फिर से एक बैंक बनाया जाता है 1921 में। ठीक है, याद रखिएगा डेट, जिसको बोला जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 3 बैंक से बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, और यही इंपीरियल जो बैंक ऑफ इंडिया है आगे चल के क्या हो जाता है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रूप ले लेता है। कब, 1 जुलाई 1955 को। इसलिए पूछा भी जाता है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1955 को। तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसको देखिए, इसका आई थिंक कोई बात नहीं, इसका मैंने हिंदी नहीं किया है, कोई बात नहीं। देखिए मैं बता देता हूँ, अवध कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, वाज स्टेबलाइज विच वॉज द फर्स्ट बैंक। देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला ऐसा वाणिज्यिक बैंक जो किसके द्वारा चलाया जाता था, भारतीयों के द्वारा, तो वो है आपका अवध कॉमर्शियल बैंक, जो कि 1881 में आया था। बट यही क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि कौन सा ऐसा भारत का पहला बैंक था, ठीक है, जो पूरी तरीके से भारतीय था। ये तो भारतीयों के द्वारा चलाया जाता था, बट ऐसा पहला कौन सा बैंक था जो पूरी तरीके से भारतीय था, तो पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 1894 में फॉर्म हुआ था। आपको याद रखना है, जो पूरी तरीके से भारतीयों के द्वारा चलाया जाता था, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ तो मैं बता ही चुका हूँ कि पहला नेशनलाइजेशन ऑफ दी जो बैंक जो हुआ था वो 1969 में हुआ था, और चौथा 5 ईयर प्लान में हुआ था। ठीक है, चलिए इसका शॉर्ट 30 मिनट का वीडियो मुझे रखना था, तभी भी ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। आप प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा। इसी तरीके के वीडियोस आते रहेंगे और आपको हर एक वीडियो कंप्लीट करना है, और फैक्ट्स वाले वन लाइनर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद।